Good morning, students. Today's lecture is based on yet another technique of biotechnology, that is blotting technique. Students, because the entire syllabus biotechnology is based on various techniques, and right from the start we have been studying about the different techniques. हमने RDNA टेक्नोलॉजी पढ़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा, और जो हमारा थर्ड टेक्निक था स्टूडेंट्स, दैट वाज क्लोनिंग. क्लोनिंग में हमने अभी जीन क्लोनिंग पढ़ा है, जो कि हम PCR से करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से. इन तीनों टेक्निक्स में स्टूडेंट्स हमने दो और टेक्निक्स यूज़ की थी, वो थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ब्लॉटिंग टेक्निक. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिटेल में हम समझ चुके हैं. आज हम समझेंगे कि ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस वर्ड ब्लॉट का मतलब समझेंगे कि ये क्या होता है. ब्लॉट का मतलब होता है जो भी DNA, RNA या प्रोटीन, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, इन बायोमॉलिक्यूल्स को जब हमने आइसोलेट किया, आइसोलेट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, सेल में से बाहर निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, इनको जेल में ट्रांसफ़र किया था. इसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल में हमने इसलिए ट्रांसफ़र किया था क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब इनको कट करती है तो इनके फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं हमें. उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था. तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमको यहाँ ये समझना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्यों करते हैं, सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के लिए. आपको जब भी DNA, RNA या प्रोटीन्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं. ब्लॉटिंग टेक्निक स्टूडेंट्स हम क्यों करते हैं, ये जो सेपरेटेड DNA, RNA हैं, इनको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए. सो द बेसिक डिफरेंस इज दैट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि DNA को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक होती है, तो आप कहेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. DNA या RNA को आइडेंटिफाई करने की कौन सी टेक्निक होती है, तो हम कहेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक. जब भी हम DNA, RNA या प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ये DNA, RNA या प्रोटीन जो हैं वो जेल में हैं. इस जेल में से हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर, ताकि वहाँ उनका परमानेंट ब्लॉट का मतलब समझते हैं स्टूडेंट, धब्बा आ जाए. इसी को ही हम ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं. तो आज हमें ये समझना है कि वर्ड ब्लॉट का मतलब क्या होता है. जब आप किसी भी सेपरेटेड बायोमॉलिक्यूल को नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वहाँ पे उसका परमानेंट ब्लॉट आ जाए और फिर आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक. यानी ब्लॉटिंग टेक्निक के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं. पहला, हमें बायोमॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है, और सेकंड, हमारे पास जो भी बायोमॉलिक्यूल हमने सेपरेट किया है उसका परमानेंट फोटो आ गया, हमारे पास परमानेंट ब्लॉट आ गया. आप बार बार उसी DNA मॉलिक्यूल या उसी RNA मॉलिक्यूल को आइसोलेट नहीं करेंगे फिर. तो दिस टेक्निक, ब्लॉटिंग टेक्निक, इज डन आफ्टर द बायोमॉलिक्यूल, दैट इज DNA, RNA और प्रोटीन, इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ सेल्स न्यूक्लियस बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसका मतलब ब्लॉटिंग टेक्निक में भी वही पहला स्टेप होगा जो हर टेक्निक में होता है. फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, DNA, RNA या प्रोटीन को सेल में से बाहर निकालना, आइसोलेट करना. ब्लॉटिंग टेक्निक जो थी उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था EM सर्दन ने. EM सर्दन के नाम के अनुसार ही हमने ब्लॉटिंग टेक्निक को नाम दिया है. अगर इस ब्लॉटिंग टेक्निक में DNA को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सेपरेट करने के बाद, तो उसको हम कहेंगे सर्दन ब्लॉटिंग. अगर हम RNA को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और अगर प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ब्लॉटिंग टेक्निक हम क्यों कर रहे हैं.
हमें डीएनए जो भी हमने सेपरेट किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। और सेकंड, हमें उस डीएनए का परमानेंट पिक्चर रखना है अपने पास, ताकि जब भी हमें उस डीएनए या आरएनए का यूज़ हो तो हम दोबारा से उसको सेल में से बाहर नहीं निकालें, हम उसे यूज़ कर सकें। Now we are going to study the basic steps that are involved in blotting technique. Blotting technique में जो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एक बार पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आइसोलेशन ही होता है और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारा बायोमोलिक्यूल है वो जेल के अंदर है। इस जेल के अंदर जो हमारा बायोमोलिक्यूल है उसको हमें नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करना है। स्टूडेंट, वन थिंग आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी ट्रांसफ़र द बायोमोलिक्यूल ऑन टू अ नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन? हमने उसे जेल में ही क्यों नहीं रहने दिया? बिकॉज एक तो जेल में परमानेंट वो नहीं रहता है। 1, 2 या 3 दिन के बाद, मैक्सिमम आफ्टर 3 days, यू विल सी कि जो बैंड था, जो जेल में आपको बैंड मिला था स्टूडेंट, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा एंड यू कैन नॉट नो लॉन्गर विजुअलाइज डीएनए और आरएनए। When you transfer the DNA or RNA onto a nitrocellulose membrane, you get a permanent blot. Now we are not saying the word band. We are saying we get a permanent blot. That is why we call this as a blotting technique. तो स्टूडेंट, अगर जेल में तो आपको डीएनए की बैंड्स मिलती हैं, जबकि नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे आपको डीएनए का ब्लॉट मिलता है जो कि परमानेंट होता है। और सेकेंड फीचर ये होता है कि जब आपने उसको नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र किया तो वो इमोबिलाइज हो जाएगा। इमोबिलाइज का मतलब है वो मूव नहीं कर पाएगा। जब आपका बायोमोलिक्यूल जो होता है नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे मूव नहीं कर पाता है, वो वहाँ इमोबिलाइज हो गया है, तो अब आप उसको पहचानने के लिए एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड प्रोब? स्टूडेंट्स, प्रोब क्या होता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको नोन हो, क्योंकि आपको जो अननोन डीएनए है जो नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन पर है उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। तो आपने क्या किया, उसको नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे लिया, वो वहाँ इमोबिलाइज हो गया। अब आपने पहले से ही एक प्रोब तैयार कर रखा है जिसका सीक्वेंस आपके पास आपको पता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। जो डीएनए ब्लॉट पे था, ब्लॉट पे है, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर है, उसकी उस प्रोब के साथ मैचिंग करवा देंगे। जितना ज़्यादा उस प्रोब से वो मैच करेगा, इसका मतलब जो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे डीएनए है उसका स्ट्रक्चर भी वही है जो आपने प्रोब यूज़ किया। इस तरीके से आप डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम डिटेल में सर्दन ब्लॉटिंग को पढ़ेंगे। सर्दन ब्लॉटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी साइज़ पता लगा सकें और उसका अबंडेंस कितना है वो पता लगा सकें। तो सर्दन ब्लॉटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे ताकि फ्रैगमेंट्स मिलें। इन फ्रैगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे। ये तीनों स्टेप्स आप पहले भी हर टेक्निक में पढ़ चुके हैं। अब जहाँ से ये अलग हो रहा है ब्लॉटिंग टेक्निक, हम उसको पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए की बैंड सेपरेट हुई, अब इस जेल को हम एक कंटेनर में डालेंगे जिसमें बफर सोल्यूशन है फॉर 15 मिनट्स। इसके बाद हम उसे वॉश कर लेंगे वाटर के साथ और अब हम जेल को रखेंगे एक न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन में और उस जेल के ऊपर हम एक वॉटमैन पेपर रख देंगे और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन रख देंगे और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर हम कुछ वेट रख लेंगे, वजन रख लेंगे। और इस पूरे सेटअप को, जिसको हम ट्रांसफ़र सेटअप कहते हैं, वी विल कीप दिस एंटायर सेटअप फॉर 6 to 7 hours। हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए या पूरी रात ओवरनाइट छोड़ देंगे। इससे स्टूडेंट्स क्या होता है, जो डीएनए की बैंड्स जेल में थी वो बैंड्स अब हमें नाइट्रोसेल्युलोज के मेम्ब्रेन पर आ जाएंगी ब्लॉट के रूप में।
जैसे ही हमारे पास नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर डीएनए आया एज अ ब्लॉट, अब हम उसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोब। वंस हमने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया है, अब हमें उसका क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है, हमें देखना पड़ेगा कि कितना प्रोब के साथ हमारा अननोन डीएनए का मैचिंग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हमें डीएनए की बैंड्स देखनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड डाई। मगर जब अब हमने डीएनए को एक ब्लॉट के रूप में ले लिया है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर, अब जब हम उसे देखेंगे तो जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, आपने कोई भी एक्सरे फिल्म ली, ये नॉर्मल एक्सरे फिल्म नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसकी थिकनेस होती है 5.50 mm के करीबन। ये एक्सरे फिल्म आपने ली और इस ऑटो रेडियोग्राफी में स्टूडेंट्स आप वही मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हों। आप याद रखिए कि जो प्रोब हमने यूज़ किया था वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था। तो ये जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब होता है, ये हम एक्सरे फिल्म लेकर उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और इस टेक्निक को हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। एक्सरे से ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्सरे में स्टूडेंट्स हम बोन्स को विजुअलाइज करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी में हम स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, रिमेंबर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए को हम विजुअलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ब्लॉटिंग टेक्निक में हम डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप डीएनए को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सदर्न ब्लॉटिंग, जब आप आरएनए को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और जब आप प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3 ब्लॉटिंग टेक्निक्स? तो मैंने यहाँ पे सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के डिफरेंसेस आपको बताए हैं। सदर्न ब्लॉटिंग में एज यू वेरी वेल नो डीएनए इज आइडेंटिफाइड, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आरएनए इज आइडेंटिफाइड। दूसरा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए फ्रैगमेंट्स आर डीनेचर्ड। डीनेचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बनाए जाते हैं, और ये डीनेचुरेशन हम किसकी सहायता से करते हैं, एल्कलाइन सोल्यूशन से। आरएनए जब हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए स्टूडेंट्स, तो हम कोई एल्कलाइन सोल्यूशन यूज़ नहीं करते हैं। हम आरएनए को किससे ट्रीट करते हैं, फॉर्माल्डिहाइड से, ताकि आरएनए का लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे। आरएनए पहले से ही सिंगल स्ट्रैंडेड है स्टूडेंट्स, आप उसको डीनेचर नहीं करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। सदर्न ब्लॉटिंग में आप डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो उसका डीनेचुरेशन करेंगे। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आप आरएनए का डीनेचुरेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से ही सिंगल स्ट्रैंडेड है, पर उसके उस सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो है फॉर्माल्डिहाइड। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में स्टूडेंट्स, क्योंकि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम प्रोब में कोई भी डीएनए या आरएनए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या है, प्रोटीन है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोब के रूप में एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस आ गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। डीएनए और आरएनए जब हम नॉर्दर्न और सदर्न ब्लॉटिंग में लेते हैं तो वहाँ हम प्रोब में डीएनए या आरएनए लेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोब के रूप में एंटीबॉडीज़ लेते हैं। इसीलिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जो टेक्निक होती है स्टूडेंट्स, कहीं कहीं आपको वर्ड इम्यूनो ब्लॉटिंग भी मिलेगा। Immunoblotting and Western blotting are one and the same techniques.